हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं जिस मूवी के बारे में एक्सप्लेन करने जा रही हूँ उस मूवी का नाम है कुयांग। ये एक इंडोनेशियन हॉरर मूवी है जो वहाँ के फोल्कलोर से इंस्पायर्ड होकर के बनाई गई है, या फिर हम कहें तो ये एक सच्ची घटना पे आधारित है जो वहाँ के लोग इसे मानते हैं। IMDb पे इसकी रेटिंग 5.5 है जो कि ठीक ठाक ही है। इस मूवी में श्रापित गाँव है, दो डीमंस है और बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स एंड थ्रिल्स हैं। वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। इससे पहले आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक भी कर दे। तो चलिए बिना किसी देरी के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मूवी की शुरुआत होती है एक खामोश भरी रात से। इसमें हम एक आदमी को दिखाया जाता है, इसका नाम बीमो होता है। बीमो एक सिविल सर्वेंट कैंडिडेट होता है। आगे हम देखते हैं कि बीमो काफी परेशान होता है और अपना बैंक बैलेंस चेक कर रहा होता है। बैंक बैलेंस में हम देख पाते हैं कि उसके पास अब काफी कम अमाउंट बचा था। बीमो को पैसे में काफी बड़ा अमाउंट लॉस हुआ था, जिसकी वजह से वो पूरी तरीके से कर्जे में डूबा हुआ था। इसी वजह से उसे एक मामूली सी टीचिंग की जॉब भी एक्सेप्ट करनी पड़ी। इसी जॉब के लिए उसे अपने शहर से काफी दूर एक सुनसान से आइलैंड में बसे एक छोटे से गांव में जाना था। ना चाहते हुए भी उसे ये जॉब एक्सेप्ट करना ही पड़ता है क्योंकि उसे अभी पैसों की काफी जरूरत थी। तभी वहाँ पे हम बीमो की वाइफ श्रियतुन को देखते हैं जो काफी टेंशन में दिख रही होती है और दरवाजे को लॉक कर रही होती है। श्री भी बीमो के साथ ही जा रही थी, लेकिन इस जगह को छोड़ने का दुख उसके चेहरे पे साफ दिखाई दे रहा था। बीमो और श्री दोनों गाड़ी आने का वेट कर रहे होते। तभी बीमो श्री से पूछता है क्या वाकई वो उसके साथ आना चाहती है, क्योंकि कहीं न कहीं उसे पता था कि वो जिस जगह जा रहा है उस जगह उसकी वाइफ कंफर्टेबली नहीं रह सकती, यानी कि वो जगह उसके लिए सही नहीं थी। बीमो आगे बोलता है कि अगर वो चाहे तो अपनी माँ या अपनी आंट के पास रुक सकती है, वो अकेला ही चला जाएगा। लेकिन श्री उसे साफ साफ बोल देती है कि चाहे जो कुछ भी हो वो उसके साथ ही जाएगी। फिर श्री बीमो से कहती है कि पास्ट में तुमने जो भी गलतियाँ की है उसकी वजह से मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकती। अब वो गलतियाँ क्या थी क्लियरली यहाँ पे नहीं बताया गया है। शायद बीमो ने वो सारे पैसे जुए में हरा दिए हो, या तो वो ड्रग्स वगैरह का शिकार हो गया होगा जिसकी वजह से सारे पैसे उसके खत्म हो गए। अब कुछ देर अपने यार्ड के बाहर इंतजार करने के बाद एक आदमी उनके पास आता है जिसका नाम होता है टर्नो। टर्नो अपने ड्राइवर जुने के साथ आया था। अब टर्नो और जुने ने ही इन दोनों को बोर्नियो आइलैंड में पहुँचाने की जिम्मेदारी ली थी, क्योंकि बोर्नियो आइलैंड शहर से काफी दूर था और रास्ता भी जंगलों से भरा हुआ था। इसलिए ये गाड़ी लेके आए थे ताकि सेफली इन लोगों को उस जगह पे पहुंचा सके। रास्ते में टर्नो और जुने एक दूसरे से बातें करते हैं कि कैसे बाहरी लोगों को गांव के रीति रिवाज और नियमों का पालन करना चाहिए। हालांकि बीमो और श्री इस बात को इग्नोर करते हैं क्योंकि इससे बड़ी प्रॉब्लम उनके दिमाग में चल रही थी कि उनकी फाइनेंशियल कंडीशन को कैसे ठीक किया जाए। अब जुने बीमो से बोलता है कि वो जिस जगह जा रहा है कुछ टाइम पहले वहाँ पे काफी भयंकर बाढ़ आया था जिसमें बहुत सारे लोगों की मौत हो गई थी, उसमें बच्चे भी काफी सारे शामिल थे। आगे जुने कहता है कि उसे तो मालूम ही नहीं था कि उस जगह पे स्कूल भी है। तो बीमो उससे कहता है कि स्कूल है और वहाँ पे मात्र 7 बच्चे ही पढ़ते हैं और वो उसी स्कूल में एज अ टीचर पढ़ाने जा रहा है। गाड़ी आगे बढ़ ही रही थी तभी दोनों तरफ जंगलों से घिरा हुआ रास्ता आ जाता है। वो लोग इस जगह पे जैसे ही एंटर करते हैं वैसे ही श्री को कुछ अजीब सी चिल्लाने की आवाजें सुनाई देती हैं और तभी उसे अपनी कार के विंडो के बाहर एक बिना बॉडी का सिर उड़ता हुआ दिखाई देता है। ये सिर एक बूढ़ी औरत का होता है जो काफी भयानक होता है और ये सिर आग की लपटों से घिरा हुआ था। ये देख करके श्री काफी घबरा जाती है। बीमो उसे संभालता है। खैर हम यहाँ पे देखते हैं कि ये सिर कोई और नहीं बल्कि इस मूवी का डीमन यानी कि कुयांग था। श्री उन सबको बताती है कि कैसे वो सर बिना बॉडी का था और आग की लपटों से घिरा हुआ था और हवा में उड़ रहा था, लेकिन कोई भी श्री की बातों को सीरियसली नहीं ले रहा था। उन लोगों को लग रहा था कि ये श्री का शायद वहम होगा। आगे हम देखते हैं कि श्री को उल्टी आने लगती है और वो लोग जंगल वाले रास्ते में ही गाड़ी को रोक देते हैं। वो दोनों गाड़ी से उतरते हैं और श्री थोड़ा पानी वानी पी के रिलैक्स होती है। तभी अचानक से उन दोनों को झाड़ियों के बीच से कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। ध्यान से देखने पे उन दोनों को दिखता है कि एक कॉफिन है जो झाड़ियों के बीच से एग्रेसिवली उनकी तरफ खिसक कर आ रहा है। ये सब देख करके वे चारों काफी डर जाते हैं और डर के मारे जल्दी जल्दी में गाड़ी में बैठने लगते हैं और गाड़ी को भगाने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं हो पा रही थी और वो कॉफिन उनकी गाड़ी के पास
पास आता जा रहा था। जुने उनसे अंडे और राइस मांगता है जो कि वो साथ में लेकर के आए थे। वो दोनों जल्दी से अंडे और राइस निकाल करके जुने को देते हैं। जुने अंडे और राइस को उस कॉफिन पे फेंक देता है और गाड़ी आगे बढ़ा लेता है। आगे हम देखते हैं कि उस कॉफिन में से एक डेड बॉडी का हाथ बाहर निकलता है जो अंडे और राइस को ले लेता है। ऐसा इसलिए किया जाता था क्योंकि बॉडी के अंदर जो आत्मा फंसी हुई है वो उन्हें नुकसान ना पहुंचा सके और अंडे और राइस लेकर के खुश हो जाए। अब जैसे तैसे बच बचाकर उस भयानक रात से ये चारों उस गांव पहुंचते हैं जहां पे बीमो को जॉब लगी थी। गांव मेन मार्केट से थोड़ा अंदर होता है, इसलिए वहां जाने के लिए उन्हें बोट यूज करना पड़ता है। लेकिन वहां जाने से पहले ये चारों एक ढाबे पे रुकते हैं और वहां खाना वाना खाते हैं। अब ये लोग बैठ के थोड़ा रिलैक्स करते हैं और पानी वानी पीते हैं। तब श्री बीमो से पूछती है कि वो कॉफिन आखिर था क्या। तब जुने कहता है कि वो एक फ्लाइंग कॉफिन था और इस जगह पे फ्लाइंग कॉफिन, फ्लाइंग कैस्केट पाया जाना आम बात है। ये सब सुनकर दोनों काफी शॉक्ड हो जाते हैं क्योंकि इससे पहले इन दोनों ने कभी ऐसा देखा था ना ही कभी सुना था। जुने आगे बताता है कि जब यहाँ पे कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसे दफनाया नहीं जाता बल्कि उसे कॉफिन में डालकर पेड़ पर लटका दिया जाता है। तब बीमो उनसे पूछता है कि वो हमारा पीछा क्यों कर रहे थे। इस पर जुने बताता है जो लोग काला जादू करते थे उनकी आत्मा उनके शरीर के साथ भटकती रहती है और वो इधर उधर घूम करके इंसानों का शिकार करते हैं। थोड़ा बहुत खा करके वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं और फिर से बीमो श्री से पूछता है कि क्या वो उसके साथ जाना चाहती है। अगर वो नहीं जाना चाहती तो वो अपनी आंट के पास जा सकती है। अब वो गलती जो उसने पहले की थी वो अब दोबारा नहीं करेगा। लेकिन श्री अपना मन बना चुकी थी, इसलिए अब वो दोनों आगे जाने लगते हैं। आगे हम देखते हैं कि गांव का सेक्रेटरी और वहाँ पे पढ़ाने वाला एक टीचर उन दोनों को लेने के लिए आते हैं और उनका स्वागत भी करते हैं, लेकिन वो स्वागत कुछ खास नहीं होता। विलेज हेड ने उनके लिए एक बोट भी भेजी थी जिसमें वो लोग सेक्रेटरी के साथ वहाँ जाने वाले थे। अब तिंजन उन्हें बोट में बिठा देता है और वहाँ से गाँव के लिए उन्हें रवाना कर देता है। उन्हें रवाना करने के बाद टिंजन बर्नो और जुनी से पूछता है कि रास्ते में सब कुछ ठीक तो था ना, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ। इस पे टोर्नो कहता है कि नहीं, सबसे पहले वो कुयांग आई थे, उसके बाद वो फ्लाइंग कैस्केट। जिसके बाद टिंजन कहता है कि अभी तो उन्हें काफी कुछ फेस करना है। वो आगे कहता है कि इनके आने का इंतजार तो कब से किया जा रहा है। द वुमेन फ्रॉम अनदर आइलैंड, यहाँ पे श्री की बात की जा रही है। अब उसने ऐसा क्यों कहा ये हमें आगे पता चलेगा। अब नदी का लंबा रास्ता तय करके बीमो और श्री उस जगह पे पहुँचते हैं जहाँ पे उन्हें उतरना था, यानी कि उस गांव में। उस गांव का नाम था मोरा तापा। देखने से ही ये गांव काफी भयानक और सुनसान सा लग रहा था क्योंकि यहाँ पे पहले बाढ़ आ चुका है जिसमें काफी लोगों की मौत हुई थी, जिसमें काफी बच्चे भी शामिल थे। अब सेक्रेटरी उन दोनों को वहाँ पे उतार देता है और वहाँ से वो दोनों अकेले ही आगे जाते हैं। जैसे जैसे वो लोग आगे बढ़ते रहते हैं रास्ता और भी ज्यादा डरावना होता जाता है। आगे जाने पे उन्हें पेड़ों पर ढेर सारे कॉफिन लटके हुए दिखते हैं जिसे देख करके श्री काफी डर जाती है और बीमो उसे संभालता है। अब वहाँ से वो लोग आगे जाते हैं और आगे जाने पे उन्हें एक ओल्ड लेडी मिलती है और वहीं पे एक आदमी भी खड़ा होता है जिससे वो लोग आगे का रास्ता पूछते हैं, लेकिन वो लोग बड़े अजीब नजरों से उन दोनों को देखते हैं और इशारा करके आगे का रास्ता बताते हैं और वो लोग वहाँ से चल देते हैं। ये सब देखकर इन्हें भी काफी अजीब लगता है। फाइनली ये दोनों स्कूल पहुँचते हैं जहाँ पे बीमो को जॉब लगी थी। वहाँ पे उनके प्रिंसिपल कैस्नो मिलते हैं जो उनका स्वागत करते हैं और उन्हें उनका कैबिन दिखाते हैं। उसके साइड में ही तिंजन का भी कैबिन बना हुआ था। जब तिंजन यहाँ पे पढ़ाने आता तो यहीं पे रुका करता था। प्रिंसिपल कैस्नो उन्हें उनका कैबिन दिखाते हैं और खाना ऑफर करते हैं और ये लोग खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं। वो आगे बताते हैं कि यहाँ पे बहुत भयानक फ्लड आया था जिसमें बहुत सारे लोगों की मौत हो गई थी। यहाँ पे सिर्फ 7 ही बच्चे हैं जिसमें एक क्लास में 4 और दूसरे क्लास में 3 बच्चे पढ़ते हैं और बाकी स्कूल के ढेर सारे बच्चे भी उसी फ्लड में मारे गए थे। जिसके बाद यहाँ की युवा आबादी काफी हद तक इस गाँव को छोड़ करके चले गए। अब जो बच्चे यहाँ पे बच गए हैं उन्हें तो उनका भविष्य बनाना है ना। बातें करते करते आगे वो बोलते हैं कि मैं तो भूल ही गया कि यहाँ पे एक रिवाज है जिसे फॉलो करना पड़ता है। दरअसल जब हम खाना बनाते हैं तो वो खाना सबसे पहले हमें नेचर को देना होता है। ऐसा हम इसलिए करते हैं क्योंकि जो उन्हें नेचर ने दिया है वही वो उन्हें वापस कर रहे हैं। अब जाते जाते वे श्री को बोलते हैं कि अगर वे चाहे तो वो भी स्कूल में पढ़ा सकती है, इससे वे अकेले भी नहीं रहेगी और उसका मन भी लगा रहेगा। दोनों इस बात को एग्री करते हैं। अब बीमो कैस्नो को बाहर छोड़ने के लिए जाता है। इधर श्री प्लेट्स वगैरह उठा करके बर्तन धोने लगती है, तभी उसे कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देती है। वो इधर उधर देखती है तो उसे एक नींबू अपनी ओर लुढ़क कर आता हुआ दिखता है और वो उस नींबू को उठा लेती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि खिड़की के बाहर एक बूढ़ी औरत खड़ी होती है जो उसे काफी अजीब नजरों के साथ देख रही होती है और अचानक ही गायब हो जाती है। अब बाहर बीमो
कैस्नो को बता रहा था कि जब वो जंगल से आ रहे थे तो उन्हें जंगल में एक अजीब सा वियर्ड ओल्ड कपल मिला था जो काफी अजीब तरीके से उन्हें घूर रहा था, और वही बूढ़ी औरत अब श्री पे भी नजर रख रही है। इस बात पे कैस्नो थोड़ा हंसते हैं और बोलते हैं इन दोनों का नाम अलांग और तम्बी है। दरअसल जब से इनके बच्चे गायब हुए तब से गाँव वालों ने भी इनसे दूरी बना ली है। गाँव वालों को लगता है कि तम्बी काला जादू करती है और ये फ्लड भी उसी की वजह से आया था, लेकिन तुम लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है, ये बोल करके कैस्नो वहाँ से चले जाते हैं। अब रात में वो लोग सो रहे होते हैं, तभी बीमो को कुछ आवाज सुनाई देती है। वो उस आवाज का पीछा करते करते मेन डोर तक पहुँचता है। वहाँ पे खटखटाने की आवाज आ रही थी, तभी वहाँ पे श्री भी आ जाती है। बीमो गेट खोलता है और देखता है वहाँ पे तम्बी खड़ी है। तम्बी बड़े ध्यान से श्री को देखती है और उसके पेट को छूती है, फिर वहाँ से वो चली जाती है। वो उन दोनों को कुछ करती तो नहीं, लेकिन इस बिहेवियर से वो दोनों काफी डर जाते हैं। अगले दिन वो लोग स्कूल जाने के लिए निकलते हैं, तभी उन्हें कैस्नो मिलते हैं और रात वाली सारी बातें वो कैस्नो को बताते हैं, लेकिन वो उनकी बातों को लाइटली लेते हैं और बोलते हैं नए लोगों के साथ तम्बी ऐसा ही करती है, इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। अब वो लोग स्कूल में ज्वाइन करते हैं जहाँ पे उन्हें कुछ और लोग भी मिलते हैं। उसमें एक तिंजन भी होता है और एक वो आदमी भी होता है जो उन्हें काफी अजीब तरीके से घूर रहा था। अब इधर श्री क्लास में पढ़ा रही होती, तभी उसे अचानक सभी मरे हुए बच्चों का भूत दिखने लगता है, जिससे वो काफी डर जाती है। जब वो घर आती है तो बीमो उससे पूछता है कि आज का दिन कैसा था, सब कुछ ठीक तो था ना? तो श्री उसे स्कूल की सारी बातें बताती है। उसे लगता है ये सब श्री का वहम है, इसलिए वो श्री को बोलता है कि तुमने कैस्नो की बातों को ज्यादा दिमाग से लगा रखा है, इसलिए तुम्हें ये सब शायद सच लग रहा होगा, लेकिन तुम ज्यादा ये सब सोचो मत और परेशान भी मत हो। ये बोल के वो वहाँ से चला जाता है। बीमो के जाने के बाद श्री को लगता है कि पर्दे के पीछे कोई खड़ा है और डरते डरते वो जाती है और पर्दे को हटाती है, लेकिन वहाँ पे कोई भी नहीं होता। अब रात में वो बीमो से बात कर रही होती कि उसे लगता है कि उसे हर पल कोई देख रहा है, उस पे कोई नजर रख रहा है। इस पर बीमो बोलता है कि ये सब तुम्हारा वहम है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर तुम लोकल्स का ख्याल रखोगी तो लोकल्स भी तुम्हारी तरफ ध्यान देंगे। अगले दिन वो लोग स्कूल में होते हैं और देखते हैं कि तम्बी फिर से वहीं पे है और उन्हें घूर करके देख रही है। अचानक ही एक बच्चे की चीखने की आवाजें उन लोगों को सुनाई देती है और वो लोग उसे देखने के लिए उसके पीछे भागते हैं। और जैसे ही वो लोग क्लासरूम में पहुँचते हैं वो लोग देखते हैं कि वो बच्ची छत की दीवार को फाड़कर उसके अंदर जा रही है। बीमो उस बच्ची को बचाने के लिए रूफ के अंदर जाने की कोशिश करता है तो वो देखता है कि वो बच्ची पोजेस्ड हो चुकी है और वो उसे हॉन्ट कर रही है। वो भी डर जाता है ये देख के। तभी श्री के भी चिल्लाने की आवाजें आती है और वो लोग उसे देखने के लिए क्लास में जाते हैं। इधर श्री क्लासरूम में होती है और उसे फिर से वही मरे हुए बच्चों का भूत दिखाई देता है और वो पोजेस्ड लड़की भी दिखाई देती है और वो लोग सभी उसके पेट की ओर इशारा करके बलिदान बलिदान बोल रहे होते हैं। इतने में वो पोजेस्ड बच्ची श्री के पास आ जाती है और बेहोश हो जाती है। तभी वहाँ पे बीमो आ जाता है। श्री उसको बोलती है कि उसके पेट में दर्द हो रहा है और ये बोलते बोलते वो भी बेहोश हो जाती है। वो लोग सब श्री को उठा करके घर में ले आते हैं। अब सुबह वाली घटना होने के बाद रात में श्री आराम कर रही होती है, तभी उसे कुछ आवाजें सुनाई देती है, जिस आवाज को सुन करके वो जाग जाती है और उठकर इधर उधर देखने लगती है। तभी उसके सामने कुयंग आ जाती है जो काफी भयानक लग रही थी और ये कुयंग और कोई नहीं तम्बी ही थी। उसे देखकर श्री काफी डर जाती है और डर के मारे चिल्लाने लगती है। तभी वहाँ पे बीमो आ जाता है और श्री को संभालता है और उसे शांत करने की कोशिश करता है। कुछ देर के बाद श्री होश में आती है तो उसे पता चलता है कि ये सब उसका सपना था। अगले दिन कैस्नो उनके घर आते हैं ये बताने के लिए कि कल के इंसिडेंट के बाद बच्चे डर गए हैं, इसलिए आज स्कूल में छुट्टी कर दी गई है, इसलिए आप लोग आज घर पे ही आराम करो। उसके बाद वो श्री की तबीयत के बारे में पूछते हैं। अब आगे वो बोलते हैं कि विलेज हेड ने आप दोनों को मिलने के लिए बुलाया है और वो दोनों रेडी होकर के चले जाते हैं उनसे मिलने के लिए। अब यहाँ पे वो गांव के हेड उनकी वाइफ और बाकी लोगों से मिलते हैं। हेड उन्हें बहुत ही पावरफुल तांत्रिक मीना से मिलाने के लिए लेके जाते हैं। मीना को उसकी शक्तियाँ उसके पूर्वजों से विरासत में मिली थी। अब मीना श्री के हाथों को अपने हाथ में लेती है ये पता करने के लिए कि आखिर उसके साथ ये सब क्यों हो रहा है। हाथ पकड़कर कुछ देर वो ध्यान करती है, उसके बाद बोलती है कि श्री तो प्रेग्नेंट है। ये सुनकर बीमो और श्री खुश होते हैं क्योंकि उन्हें भी नहीं पता था कि श्री प्रेग्नेंट है। अब गांव का सेक्रेटरी ये सब सुनकर उन पे ही चिल्लाने लगता है और बोलता है कि उनसे ये सब क्यों छिपाया गया, यहाँ आने से पहले ये उन्हें क्यों नहीं बताया गया। अब ये पूछते हैं कि आखिर इसमें प्रॉब्लम क्या है। इधर कैस्नो सबको चुप कराते हैं और बोलते हैं मीना आप सबको ये सब समझाएगी। वो बताती है कि गांव में काफी समय पहले एक भविष्यवाणी की गई थी जिसमें ये बोला गया था कि दूसरे आइलैंड से इस गांव में एक वुमेन आएगी जो प्रेग्नेंट होगी
होगी और उसके बच्चे के रेड फीटस को लेकर इस गांव में बसने वाला डीमन अपनी शक्तियों को पूरा करेगा और एक खतरनाक शैतान में बदल जाएगा, जिसके बाद वो सब कुछ तबाह कर देगा। यहाँ पे डीमन तंबी के बारे में बात की जा रही थी। अब आगे मीना बोलती है कि तुम लोग परेशान मत हो, मैं श्री के बच्चे को बचाने के लिए हर संभव कोशिश करूंगी। और वो कुछ पान के पत्ते गाँव के सेक्रेटरी को देती है कि इसे उबाल कर ले आओ। श्री अचानक बेहोश हो जाती है और जब वो जागती है तो उसका चेहरा अजीब सा काला हो जाता है और आंखें भयानक हो जाती है। ऐसा लग रहा था कि वो पूरी तरीके से पोसेस्ड हो चुकी है और वो तड़पने लगती है। अब मीना सब कुछ संभाल रही होती है, तभी बाहर का मौसम बिल्कुल भयानक हो जाता है। हर तरफ काले घने बादल छा जाते हैं। ऐसा लगता है कि वो प्रोफेसी सच होने वाली है। अंदर का मंजर तो और भी भयानक हो गया था। खैर मीना सब कुछ ठीक करने की कोशिश करती है। वो पान के पत्ते वाला अभिमंत्रित पानी श्री को पिलाती है और उसे उस समय के लिए ठीक कर देती है। अब बाहर सेक्रेटरी उन सबको बोल रहा होता है कि चीजें गलत हो, इससे पहले ही उन्हें सब कुछ ठीक करना पड़ेगा। इन सब के पीछे तंबी ही है जो असल में एक कुयांग है और उसका पति उसकी बॉडी को गार्ड कर रहा है और अगर हमने उसे अभी ही नहीं रोका तो वो अपनी पूरी शक्तियाँ पाकर गाँव पर कहर बरपा देगी। अब गाँव का हेड किसी को मारने के खिलाफ था। वो थोड़ा आर्गुमेंट भी करता है लेकिन रास्ता सिर्फ यही बचा था कि उन दोनों को मार दिया जाए, तभी ये सब ठीक हो सकता है। अब ये दोनों तांबी के घर जाते हैं लेकिन वहाँ पे उन्हें कोई भी नहीं मिलता। इधर बीमो श्री को लेकर घर चला जाता है और कैसनो और तिंजन भी उनके साथ वहाँ पे जाते हैं। यहाँ पे तिंजन भी एक छोटा मोटा समन होता है। वो बोलता है कि उसने स्कूल के बाहर एक प्रोटेक्शन चाम बनाया था और बच्चों को कुछ प्रोटेक्टिव करने के लिए कुछ पत्थर भी दिए थे, लेकिन फिर भी वो बच्ची पोजेस्ड हो गई। यानी कि ये डीमन उनकी सोच से भी आगे है। अब यहाँ पे बीमो आता है और वो बोलता है कि श्री के लिए भी कोई एमुलेट दे दे ताकि वो सुरक्षित रह सके, लेकिन वो बोलता है कि फिलहाल अभी तो उसके पास कुछ नहीं है सिवाय कुयांग के बाल के। ये बाल कुयांग के आसपास होने पे मूव करता है। ये बाल उसे उसी बेड पे मिला था जहाँ पे उसकी बीवी और बच्चे की लाश मिली थी। कुयांग ने तिंजन की बीवी और बच्चे को मार दिया था। ये सुनकर बीमो काफी परेशान हो जाता है और अपने बीवी बच्चे के लिए भी वो परेशान होता है। अब बीमो यहाँ से जाने की तैयारी करने लगता है, तभी वहाँ पे तिंजन आता है और बोलता है कि यहाँ से जाने वाली बोट आज नहीं जा पाएगी, उसे अब कल ही निकलना होगा। लेकिन वो डरे नहीं, वो उसके घर के बाहर प्रोटेक्शन स्पेल कास्ट कर देगा जिससे वो लोग सुरक्षित रहेंगे। लेकिन उन लोगों को ध्यान रखना है कि वो घर के बाहर ना निकले। अब जब वो रात में सो रहे होते हैं तो उन्हें कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देती है। जब वो देखते हैं तो उन्हें बाहर कुयांग उड़ती हुई दिखती है। उन्हें लगता है कि छत पे भी कोई चल रहा है। उसके बाद कुयांग की बहुत तेज चिल्लाने की आवाज आती है। इन सब की वजह से वो काफी डर जाते हैं और जैसे तैसे करके रात काटते हैं। अब सुबह जब ये लोग यहाँ से जाने के लिए निकलते हैं तो देखते हैं कि इस गाँव से निकलने का एकमात्र साधन जो बोट था उसे किसी ने जला दिया है। यानी कि अब ये दोनों यहाँ पे फंस चुके हैं। अब बीमो देखता है कि गांव के बहुत सारे लोग पोजेस्ड हो रहे हैं, जिसके बाद श्री देखती है कि तंबी बाहर खड़ी होके उसे घूरे जा रही है। उसके बाद बीमो श्री को लेने के लिए जाता है लेकिन वो देखता है कि श्री तो वहाँ पे है ही नहीं। वो श्री को इधर उधर ढूंढता ढूंढता स्कूल तक पहुँचता है तो देखता है वहाँ पे वही लड़की खड़ी है जो पोजेस्ड हो गई थी। वो उससे पूछता है कि उसने श्री को देखता है तो वो दूसरी तरफ इशारा करती है। वहाँ जाके वो देखता है तो उसे श्री का स्कार्फ और एक ब्रेसलेट मिलता है। वो ब्रेसलेट को पहचान जाता है कि ये तो गांव के सेक्रेटरी का है। वो उसके घर जाकर लड़ने लगता है और बोलता है श्री कहाँ है बताओ। लेकिन तभी वहाँ पे गांव के हेड और मीना आ जाती है और बीमो उनको वो ब्रेसलेट दिखाता है और बोलता है कि ये ब्रेसलेट उसे उसी जगह पे मिली है जहाँ से श्री गायब हुई है, लेकिन सेक्रेटरी का ब्रेसलेट उसके पास ही होता है। बीमो जब थोड़ा याद करता है तो उसे पता चलता है कि ऐसा ही ब्रेसलेट तिंजन के पास भी था, यानी कि उसने ही श्री को अगवा किया है। अब मीना कहती है अगर इन सब के पीछे तिंजन है तो उसी ने बोट को भी चलाया होगा और वही है जो तांबी और अलांग की मदद कर रहा है। इससे पहले वो कुछ करे हमें उसे रोकना होगा। फिर मीना एक हवन करती है जिससे काफी धुआं निकलता है। ये धुआं उन्हें श्री के पास लेकर के जाता है और जब वो उसके पास जाते हैं तो वो कुएं उन्हें हॉन्ट करने लगती है। इधर बीमो श्री को ढूंढता ढूंढता उसके पास पहुंचता है तो वो देखता है कि वो एक पेड़ के पास पड़ी हुई है। जैसे तैसे करके वो लोग श्री को बचाते हैं और उसी जगह पे बने एक कैबिन में उसे उठाकर वहाँ पर लेके जाते हैं। अब मीना को पता चल जाता है कि कुयांग ने उन्हें ढूंढ लिया है, इसलिए वो उस कैबिन के आसपास प्रोटेक्शन स्पेल कास्ट कर देती है जिससे श्री सुरक्षित रह सके। अब अंदर जाकर मीना श्री पे कुछ रिचुअल करने लगती है। तभी उन लोगों को बाहर कुयांग के काफी तेज चीखने की आवाजें आने लगती है। जब बीमो अंदर से बाहर झांक करके देखता है तो उसे बाहर कुयांग दिखाई देती है। तभी श्री को होश आ जाता है और वो बीमो को आवाज देती है। तभी सेक्रेटरी उससे पूछता है कि तुम्हें यहाँ पे कौन लाया। वो बताती है कि तिंजन। फिर श्री तांबी के बारे में कुछ बताने वाली होती है, तभी मीना उसे रोक देती है और बोलती है कि तुम अभी आराम करो। तभी सेक्रेटरी बोलता है कि क्या इतना सबूत काफी नहीं है उन्हें मारने के लिए। तब हेड भी उनकी बातों को एग्री करते हैं, लेकिन मीना बोलती है कि अब
इन सब का कोई फायदा नहीं, क्योंकि तांबी को जो शक्तियाँ चाहिए थी उसे अब वो मिल चुकी है। इसीलिए उसे और कोई नहीं सिर्फ बीमो ही मार सकता है। और वो बीमो को मंत्र पढ़कर एक चाकू देती है और वो चाकू लेकर बीमो तांबी के घर चला जाता है उसे मारने के लिए। बाकी लोग भी बीमो के साथ ही जाते हैं। उनके जाने के बाद मीना फिर से श्री पे रिचुअल करने लगती है। अब वो लोग तांबी को मारने के लिए उसके घर पहुंचते हैं, लेकिन यहाँ पे तांबी उन्हें सारा सच बता देती है कि वो अकेली नहीं है क्वेंग पावर्स वाली। वो तो इस गांव को और श्री और उसके बच्चे को बचाने की कोशिश कर रही थी उस डीमन से। धोखा तो तुम लोगों के साथ वो डीमन कर रहा है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि तिंजन के पास क्वेंग के बाल होते हैं, जिसके थ्रू वो उस रियल क्वेंग को ढूंढने की कोशिश कर रहा था जिसने उसकी बीवी और बच्चे को मारा था। ढूंढते ढूंढते वो उसी कैबिन के पास पहुंच जाता है जहाँ पे मीना श्री के साथ रिचुअल कर रही थी। बाहर सेक्रेटरी और वो दूसरा आदमी उसे रोकने की कोशिश करते हैं, तभी बीमो और बाकी लोग भी आ जाते हैं और उन्हें छुड़ाते हैं। अब यहाँ पे सारे राज खुल जाते हैं। दरअसल इस गाँव में एक नहीं बल्कि 2 क्वेंग पावर्स वाले लोग हैं। एक तांबी जो उस डीमन से लोगों को बचा रही है और दूसरा क्वेंग था वो डीमन। जी हाँ, यहाँ पे डीमन और कोई नहीं बल्कि मीना ही है। मीना के पास भी वही पावर्स थी जो क्वेंग के पास थी। वो भी अपने शरीर को अपने सिर से अलग करके इधर उधर उड़ा सकती थी। मीना ही गांव के लोगों और बच्चों को मार रही थी ताकि वो अपनी पावर्स को बढ़ा सके और गांव में फ्लड भी उसी ने लाया था। यहाँ तक कि श्री को किडनैप भी उसी ने किया था ताकि वो उसके बच्चे को ले सके और उसका सेक्रीफाइस करके वो अपनी पावर को पूरा कर सके। तांबी को पता था कि मीना प्रेग्नेंट है, इसीलिए वो उसे दूसरे डीमन यानी मीना से बचाने के लिए क्वेंग के रूप में उसके सामने आती थी। उस रात तांबी ने श्री के पेट को भी इसीलिए छुआ था ताकि वो उसके बच्चे को प्रोटेक्टिव जाम दे सके और उसका बच्चा सुरक्षित रह सके। लेकिन वो प्रोटेक्टिव जाम भी मीना ने हटा दिया था जिस दिन श्री उसके पास गई थी और वो बीटल वाला अभिमंत्रित पानी उसने श्री को पिलाया था। उस दिन वो मौसम भी मीना की वजह से ही खराब हुआ था, क्योंकि कहीं न कहीं वो अपने मकसद में कामयाब होती जा रही थी। मीना ये सब इसीलिए कर रही थी क्योंकि उसे पावरफुल डीमन बनना था और उसे पावरफुल डीमन बनने के लिए प्रेग्नेंट वुमेन का फीटस चाहिए था। तभी वो प्रेग्नेंट वुमेन्स का शिकार करती थी, इसीलिए वो तिंजन की वाइफ को भी उसने मार दिया था। अब तिंजन और 2 लोग वहाँ पे आ जाते हैं मीना को रोकने के लिए, लेकिन मीना उन पे हमला करके वापस अपने काम पे लग जाती है जो था श्री के फीटस की कुर्बानी देना और अपनी शक्तियों को बढ़ाना। इधर तांबी बीमो को सब कुछ समझा देती है और अपने क्वेंग रूप में चली जाती है मीना से लड़ने के लिए। इधर बीमो श्री को बचाने के लिए बाइक से कैबिन की तरफ जाता है। तभी मीना और तांबी में भयंकर लड़ाई होती है, जिसके बाद कैबिन में आग लग जाती है। लेकिन तिंजन आग में कूद जाता है और श्री को बचा लेता है। इसमें वो बुरी तरह से जल जाता है और मरने ही वाला होता है, लेकिन मरते मरते वो बीमो को मीना के बाल दे करके जाता है और बोलता है कि मीना की बॉडी को पूरी तरह से खत्म करना पड़ेगा और ये बाल तुम्हें मीना के पास लेके जाएगा। इन बालों के थ्रू बीमो को मीना मिल तो जाती है, लेकिन उसकी बॉडी को डेड्स गार्ड कर रहे थे, यानी कि वो फ्लाइंग कैस्केड। लेकिन वो कैस्केड्स बीमो पर हमला करने लगते हैं। जैसे तैसे वो उनसे बचते हुए मीना की बॉडी को उठाकर लाता है और उस कैबिन के अंदर फेंक देता है, जिससे क्वेंग मीना कमजोर पड़ जाती है। उसके बाद बीमो मीना के दिल पर उसी चाकू से वार करने लगता है जो चाकू मीना ने उसे क्वेंग को मारने के लिए दिया था। इससे मीना क्वेंग पूरी तरह से खत्म हो जाती है। उसने उसके दिल पर इसीलिए वार किया था क्योंकि वहाँ पे माना जाता है कि क्वेंग के दिल पर वार करने से ही वो खत्म हो सकती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि गांव में अब सब कुछ ठीक हो गया है। बीमो और श्री एक दूसरे के साथ अब अच्छी जिंदगी बिता रहे हैं और वो अभी भी उसी गांव में रहते हैं और बच्चों को पढ़ाते हैं। आगे हम देखते हैं कि तांबी और अलांग खिड़की के बाहर उन दोनों को देख रहे होते हैं। तभी वहाँ पे कैसनो आ जाते हैं और वो बताते हैं कि तांबी और अलांग तो रात में ही गुजर गए हैं। इसका मतलब कि ऐसा हो सकता है कि वो आखिरी बार स्पिरिट वर्ल्ड से उनसे मिलने के लिए आए हो, या फिर हो सकता है कि वो अभी भी उनके आसपास ही रहेंगे उनके बच्चे की सलामती के लिए, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि खतरा अभी टला ना हो। यहाँ पे मीना ही थी जिसने तांबी और अलांग के बच्चों को खत्म कर दिया था, इसलिए वो दोनों नहीं चाहते थे कि ये प्रोफेसी सच हो जाए। ये दोनों अभी भी श्री और उसके बच्चे की सुरक्षा कर रहे हैं क्योंकि खतरा अभी टला नहीं है। इसी के कुछ सीन्स हमें पोस्ट क्रेडिट में दिखाए गए हैं, जहाँ पे हम एक तांत्रिक को देखते हैं जो काला जादू कर रही है और उसके पास उसी मीना क्वेंग का सर है और वो उसे वापस जिंदा करने की कोशिश कर रही है, या फिर कहे तो कर भी दिया होगा। इसी के साथ मूवी का दी एंड हो जाता है। अब मूवी के स्टार्ट में हमने देखा था कि श्री बीमो की कुछ गलतियों के बारे में बात कर रही थी। वो गलतियाँ क्या थी इस मूवी में हमें नहीं बताया गया है। शायद उसने मीना को चीट किया होगा जिसकी वजह से मीना उस पर ट्रस्ट नहीं करती है, या तो हो सके उसे जुए वगैरह की लत होगी जिसमें वो अपने सारे पैसे हार गया था। अब वो सच क्या था वो तो हमें इस पार्ट में नहीं पता चल सका है, शायद वो पार्ट 2 के लिए बचा लिया गया हो। गाइस, ये थी क्वेंग मूवी की एक्सप्लेनेशन। अगर आपको वीडियो
वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें।